हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी को, ठीक है, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो जो है लास्ट तक आप देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे जो है नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पहला टॉपिक है और पहला दिन है और पहला वीडियो भी है। ठीक है, इसमें आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण और परिस्थिति के दो टॉपिक को। तो सबसे पहले हम पर्यावरण और परिस्थिति की एनवायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम अलग टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किनके मध्य जो है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव, समुदाय और वातावरण के। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो आपका जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक है। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्नी नेस ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो पारिस्थितिक क्रमता। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? यानी ब्रटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटन कहलाते हैं? तो कवक और जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो आपका सीधा होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा यानी विपरीत दिशा में बनता है? तो जलीय परितंत्र में जो है उल्टा दिशा में बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से जीव जो है मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है गतिक हृदय। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो परितंत्र का निर्माण करता है। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण को यानी सोलर रेडिएशन को तो कहा जाता है, माना जाता है पारिस्थितिक ऊर्जा का स्रोत, प्रमुख स्रोत। आगे दिया हुआ है कि भारत में रामसर जो आर्द्र भूमि जो है आपका यहाँ 49 दिया है, ये पुराने डाटा के हिसाब से है। अभी हम नया डाटा के हिसाब से अगर बात करें 2021 से 22 मैंने 2021 से आपका 22 के डाटा के अनुसार जो है आपका कितना होगा? तो 2021 से 22 के डाटा के हिसाब अभी हम देखें तो वर्तमान में भारत में जो रामसर साइटों की कुल संख्या जो है 75 है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो तमिलनाडु में जो है अभी तक 14 रामसर साइट जो है अधिक वहाँ है। तो आपका पुराना डाटा दिया हुआ, तो 21 से 22 के साथ कितना होगा? 75 आपका है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम कौन कौन है आपका रामसर साइट के बारे में। अगला रामसर साइट देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में, तो बुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में, होकेरा आर्द्र भूमि और सूरीनसर मानसेवर। तो आपका खाली बुलर झील अब याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। लद्दाख की बात करें तो तसो मोरिरी झील, तसोकार आर्द्र भूमि क्षेत्र। ठीक है, तो तसो मोरिरी जो है लद्दाख में आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में आर्द्र भूमि कौन कौन सा है? तो चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका जो कि सबसे छोटी आर्द्र भूमि है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पंजाब की अगर हम बात करें तो इसमें हरिके झील है, कृत्रिम आर्द्र भूमि है, कांजली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और केशोपुर मियानी सामुदायिक
रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें आप हरिके झील याद रखिएगा, कांजली याद रखिएगा, रोपर याद रखिएगा और नांगल याद रखिएगा, ठीक है। केरल की अगर बात करें आर्द्रभूमि की तो अष्टमुदी, उसके बाद सष्टम कोटा और बेमनान, इस सभी को केरल का याद रखिएगा। राजस्थान में आपका दिया हुआ है कि सांभर झील, इसको याद रखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजस्थान का हो गया। उड़ीसा का अगर आर्द्रभूमि अंग देखेंगे रामसर साइट तो चिल्का झील और भीतरकनिका मैग्रोव। कोलेरी झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में, और दीपोर बिल जो आपका जो रामसर साइट जो है वह असम में है। पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य जो है तमिलनाडु में है, यह रामसर साइट है, ठीक है। चलिए अगला राज्य के देखते हैं। अगला राज्य आपका रुद्रसागर झील जो आर्द्रभूमि है वह त्रिपुरा की है। लोकटक आप लोग जानते हैं मणिपुर का हो गया। उत्तर प्रदेश की जो है सबसे सर्वाधिक है यहाँ आर्द्रभूमियाँ, ठीक है। बात करें तो यहाँ ऊपरी गंगा तंत्र, ब्रजघाट से नौनौरा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समाना पक्षी अभयारण्य, उसके बाद समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती आरगा पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई, नवार झील, सूर सरोवर, हैदरपुर, बखीरा वन्यजीव। सब नहीं याद करना है, दो चार वो इस पंजे से आप याद कर लीजिए। इसमें नवाबगंज पक्षी याद रख लीजिए। उसके बाद आगे ये आपका इधर नवार झील, सूर सरोवर, उसके बाद आ गया इधर सांडी पक्षी अभयारण्य और उसके बाद बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, इन सभी को आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि या सुंदरवन, सुंदर जो है सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश में है भोज आर्द्रभूमि। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील, उसके बाद बधावन आर्द्रभूमि, खजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। महाराष्ट्र में जो है नंदूर, मधेश्वर, लोनार झील। बिहार के जो है काबर ताल आर्द्रभूमि को है, ठीक है। उत्तराखंड में जो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य को, इन सभी का जो है भारत के प्रमुख रामसर साइट है जो, ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट लाइन दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? तो बायोम एवं जैवमंडल, ठीक है, बायोम और जैवमंडल। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुएं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? तो बायोम। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम। अगला क्वेश्चन कि जैव मंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक एवं अजैविक घटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल, ठीक है, फूड वेब। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी के। नोट दिया हुआ है कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजाति कहलाती है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एबोनी और महोगनी वृक्ष पाया जाता है। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? तो मानसूनी वन बायोम के वृक्ष है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटेगा। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो मानसूनी बायोम। फिर आपका नोट दिया है कि यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नीतल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बेंथस। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम का जंतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत में वन सर्वेक्षण कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? मतलब भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से।
देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो अम्ब्रेला प्रजाति जो है निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकास क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दिशाएं किस बायोम में पाई जाती है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो सवाना बायोम के। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो संरचना, सकल बायोमास तथा जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो आपका शीतोष्ण घास बायोम को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि की स्टोन प्रजाति क्या है? की स्टोन प्रजाति का संरक्षण करना आवश्यक है। पारितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजाति के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियों भी विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि पौधे की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन बायोम में। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल यानी हॉट स्पॉट, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को जो है हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। अगला नेक्स्ट जो दिया हुआ है पॉइंट कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित 2 टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है लोगों तक पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो है हमसे जुड़ पाएँ। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।